अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान कुरतुलैन गफ्फार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पूरे हफ्ते की खास खबरें तो शामिल होगी ही, लेकिन साथ ही साथ प्रोग्राम में क्रिकेट के शायकीन के लिए खुशखबरी ये है कि इनकी मुलाकात क्रिकेट के हवाले से एक अहम शख्सियत से कराई जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मंगल के रोज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, लेकिन कराची के शहरी सड़कों पर कुछ दिनों से ट्रैफिक जैम की सी सूरत हाल को फेस कर रहे हैं। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। जब भी कोई गैर मुल्की टीम कराची आती है तो आम शहरियों के लिए आमद-ओ-रफ्त के मसाइल पैदा हो जाते हैं। इन सब मौज़ूआत पर तफसील से हम अपने मेहमान से बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। उससे पहले प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी शहर कराची से पूरे हफ्ते का अहवाल, और जिस तरह के लाहौर से प्रोग्राम के सफर में मेरा साथ दे रही होती है महानूर इफ्तिखार। तो रुख करते हैं लाहौर का, जहां महानूर हमारी मुंतजिर हैं और हमें बताएंगी लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं महानूर इफ्तिखार। शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। लाहौर ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी मॉनिटर करने के लिए आ गया है पॉइंट सिस्टम। मेरा पाकिस्तान मेरा घर, हुकूमत ने किया सस्ते घरों की फाइनेंसिंग का आगाज। लाहौर के 14 साल साइबर किड मोहम्मद उजैर का कारनामा, घर में PIT गीजर तैयार कर लिया। 18 जनवरी से तालीमी इदारे ओपन, मिडल तक स्कूल 1 फरवरी को खोल दिए जाएंगे। लाहौर में पंजाब जूनियर टेनिस चैंपियनशिप का इनाकाद, और पंजाब भर में स्मगल शुदा पेट्रोल और डीजल बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। नाज़रीन, लाहौर का अहवाल आपने जाना, अब रुख कर लेते हैं शहर इक़्तिदार का, जहां रज़िया खान हमारी मुंतज़िर हैं और हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। जी रज़िया। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं आपकी मेजबान रज़िया खान। शहर इक़्तिदार की खास खबरों के साथ तो आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म का वज़ीरिस्तान के लिए बड़ा ऐलान। वज़ीरिस्तान में जल्द आगाज होगा 3 और 4G सर्विसेज का। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बुनियादी अशियाए ज़रूरिया का इजलास। रमजान मुबारक में अशिया खोरोनोश की फराहमी कम नर्ख पर यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का बिजली के नर्ख बढ़ाने का ऐलान। बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट इजाफे का ऐलान कर दिया। चीन का पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान। चीन का 31 जनवरी तक कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें फराहम करने का फैसला। वजीर खारजा। कोरोना वैक्सीन की काबीना कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म का मंजूर शुदा वैक्सीन के हसूल और फराहमी के इकदाम तेज करने की हिदायत। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का बड़ा फैसला। पाकिस्तान में चीन की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल। मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। वजीर खारजा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास। इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। हुकूमत का सिविल सर्विस इस्लाहात का ऐलान। तर्ज हुक्मरानी को बेहतर बनाने और अवाम की आसानी के लिए सिविल सर्विस इस्लाहात का फैसला किया। शफकत महमूद। जितना लाहौर और इस्लामाबाद का अहवाल आपने जान लिया, अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का मुकम्मल अहवाल। पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मंगल से शुरू होने वाले टेस्ट मैच के बारे में बात करेंगे पाकिस्तान के मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग से बस थोड़ी ही देर में। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PDM पर तनकीद, ब्रॉडशीट केस को पानामा 2 करार दे दिया। इस हफ्ते सिंध भर में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा तालिबात का तदरीसी सिलसिला शुरू हो गया है। 1 फरवरी को 1ली से 8वीं की क्लासेस तलबा तालिबात को स्कूल जाना होगा। वजीर तालीम सिंध ने ऐलान कर दिया। सुरीले और रिवायती परिंदे शहर कराची से रूठ गए। इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट भी होगी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। और सिंध के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने अपना इस्तीफा सेक्रेटरी सिंध असेंबली को जमा करा दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने इस साल शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। जितना दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक खास मेहमान शख्सियत मौजूद होंगी। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन और तज्जिया निगार मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा बेग साहब, ये बताइए कि मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान, आपको क्या लग रहा है? अभी टीम हमारी हार कर भी आई है न्यूजीलैंड की टीम से। टीम का ऐसी सूरत हाल में मोराल भी बहुत डाउन हुआ होता है। क्या देख रहे हैं, किस तरह ये मैच
जीतेंगे और जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? देखिए कुरतुलैन एक तो साउथ अफ्रीका की टीम 2007 के बाद अब पाकिस्तान आई है और तकरीबन 13 बरस से जायद का अरसा साउथ अफ्रीका का, लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम शिकस्त पै दर पै शिकस्त के बाद पाकिस्तान पे प्रेशर ज्यादा होगा। होम क्राउड तो है ही नहीं, होम ग्राउंड और होम कंडीशंस का एडवांटेज होगा पाकिस्तान को। मैं समझता हूं कि साउथ अफ्रीका टफ टाइम देगी इसके बावजूद, और पाकिस्तान में एक अच्छी चीज होगी कि बाबर आजम अब पाकिस्तानी टीम में वापस आएंगे क्योंकि वो अनफिट हो गए थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेल पाए। मैं समझता हूँ मुकाबला होगा। लोग बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि इससे पहले जो टीमें आती थी वो कमजोर टीमें आई पाकिस्तान, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे। अब एक मजबूत टीम आ रही है तो एवरीवन इज एक्साइटेड के चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मैच शुरू हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि मिसबाउल हक भी नहीं है और यूनुस खान भी नहीं है टीम में, और इसका बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है पाकिस्तानी टीम को? देखिए उनको तो 2017 में वो रिटायर हो गए, अब तो 2021 हो गए, लेकिन वो दोनों अगर टीम में नहीं है तो एज अ कोच टीम में मौजूद हैं। यूनुस खान बैटिंग कोच है और मिसबाउल हक हेड कोच है, उन दोनों की मौजूदगी तो है। लेकिन ये जो टीम पाकिस्तान की खेलेगी, जो भी 11 रुकनी टीम खेलेगी, इसका कोई खिलाड़ी अपनी सरजमीन पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेला है। आखिरी मरतबा 2007 में जब साउथ अफ्रीका आई थी तो बाबर आजम जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान है वो बॉल बॉय थे, बॉल पिकर थे, और उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मैं किस तरीके से देखता था। तो लेकिन मेरे ख्याल में मुकाबला होगा, लोग एक्साइटेड हैं कि साउथ अफ्रीका मुकाबला होगा, लोग एक्साइटेड हैं। लेकिन ये भी बताइए कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि टीम में जो है वो टोटली लोगों को जो नजर आ रहे हैं वो अजहर अली हैं और बाबर आजम हैं। उसके अलावा आप किसी प्लेयर को इस पाए का प्लेयर समझते हैं कि वो इतनी स्ट्रांग टीम के साथ मुकाबला कर सकें? देखिए फवाद आलम ने सेंचुरी स्कोर की, न्यूजीलैंड में फवाद आलम से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है क्योंकि वो पाकिस्तानी पिचेस पर खेलने के माहिर समझे जाते हैं और उन्होंने बेशतर रन पाकिस्तानी पिचेस पर बनाए। लेकिन इसके अलावा कुछ यंगस्टर्स भी हैं। एक सऊद शकील है, बड़ा अच्छा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो कराची से ताल्लुक है, बड़े रन किए, वो उसके चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान की जानिब से अपना टेस्ट डेब्यू करे। जनूबी अफ्रीका की तरफ से जो टीम आ रही है, क्या वो इतनी स्ट्रांग टीम है कि सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो उनके आ रहे सारे प्लेयर्स आए हैं नहीं? और 2007 में जो मार्क बाउचर उनके विकेट कीपर थे वो इस मरतबा हेड कोच की हैसियत से आए, और उनके सारे उनके साबिक कप्तान फाफ डुप्लेसी आए हैं। उसके अलावा मौजूदा कप्तान क्विंटन डिकॉक बड़े जबरदस्त बैट्समैन हैं, उसके अलावा बाउमा है, डीन एल्गर हैं, बहुत सारे उनके ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो अच्छा परफॉर्म, एड्रियन मार्करम है, अच्छा परफॉर्म करते रहे, फास्ट बॉलर कागीसो रबादा, बड़े मुश्किल नाम है, लेकिन ये सारे प्लेयर्स आ रहे हैं तो आई थिंक मुकाबला होगा। बिल्कुल, ये तो आपने ठीक कहा। लेकिन ये भी बताइए कि अब जिस तरह के कोविड की वजह से जो सूरत हाल है, ग्राउंड में ऑब्वियसली रश नहीं होगा, तो वो होम ग्राउंड में जो एक एज होता है वो तो दोनों टीमों के लिए बराबर की सूरत हाल होगी। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि हमारी टीम जिस तरह से अभी हारी भी है और ये थोड़ा सा प्रेशर फील करेगी? देखिए कोविड की वजह से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो ऐसे ममालिक हैं कि जहां शायकीन क्रिकेट को मैदान में आकर मैच देखने की इजाजत है। पाकिस्तान में नहीं आ सकते, पाकिस्तान में तमाशाइयों के बगैर हो गए मैचेस। लेकिन एक खास बात यह है कि हमने देखा कि जो जिस होटल में ठहरे हुए हैं उस 5 स्टार होटल का जो स्टाफ है, जब वो खाना वाना दे रहा है तो वही कोविड का अपना स्पेशल ड्रेस पहन कर आ रहा है क्योंकि बायो सिक्योर बबल में है सारे प्लेयर। तो ये एक अच्छा है कि एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि दोबारा से कोविड फैल गया है, बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन अब यहाँ पर बड़े एहतियात किया जा रहा है। आई थिंक कोविड से निमटने के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो इट हैज पेड ऑफ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपने गुफ्तगू की और हमारे नाज़रीन को आगाह किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, बेग साहब की इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू आपने सुनी। अब यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, बाकी खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने चंद दिन पहले कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीडीएम पर खुलकर अपने रिवायती अंदाज में तनकीद की। उनका कहना था कि ब्रॉडशीट का मामला अपोजिशन के लिए पानामा 2 साबित होगा। आइंदा इलेक्शन में भी अवाम इन्हें मुस्तरद करेंगे। नाज़रीन, सिंध में इस हफ्ते 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा तालिबात के लिए तालीमी सिलसिले का आगाज हो गया है। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे यासीन जबलपुरी के मुताबिक कोरोना वायरस और सर्दियों की छुट्टियों के बायस तकरीबन 2 माह से बंद तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। सिंध के सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने स्कूलों की इंतजामिया को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने को लाजमी कहा है। दूसरी तरफ स्कूल इंतजामिया का कहना है कि SOPs का ख्याल रखकर तदरीसी अमल को जारी रखा जाएगा। स्कूल खुलने के बाद तालिब इल्मों ने मिले जुले रुझान का इजहार किया है। नाज़रीन, 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा और तालिबात का तालीमी सिलसिला तो शुरू हो गया है, लेकिन पहली से 8वीं जमात तक के तालीमी इदारे 1 फरवरी से खोले जाएंगे। इस हवाले से वजीर तालीम सईद गनी का ये भी कहना है कि इस साल बगैर इम्तहान दिए किसी को अगली क्लास में तरक्की नहीं मिलेगी।
नाज़रीन, शहर कराची जो कभी खूबसूरत और सुरीले परिंदों से भरा होता था, अब ऐसा लगता है कि ये शहर कंक्रीट का एक जंगल सा बनकर रह गया है, जहां खूबसूरत परिंदों की कोई जगह नहीं। शहर में बढ़ती हुई आलूदगी और कचरे के ढेरों ने इस शहर के हुस्न को खा लिया है। लेकिन माजी में शहर कायद में चिड़ियों की चहकार और मीना और बुलबुल की सुरीले गीत मामूल की बात हुआ करते थे। शहर कराची जो पूरे मुल्क को चलाता है, अब यहाँ से खूबसूरत और सुरीले परिंदे रूट कर कहीं दूर चले गए हैं। माजी की बात है जब कराची की सुबह का आगाज चिड़ियों की चहकार और बुलबुल मैना के सुरों से होता था, मगर हरे भरे दरख्तों की जगह लेने वाली कसीरुल मंजिला इमारतों के बीच ये सुर कहीं खो गए हैं। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे आफ्ताब खान के मुताबिक माजी में शहर कराची में बेशुमार सुरीले और रिवायती नस्ल के परिंदे थे जो यहाँ की फजाओं से इश्क करते थे। अब उन परिंदों की चहचहाहट माजी का हिस्सा बनकर रह गई है। शहर कराची की फजाओं में ये सुरीले परिंदे खुशी से चहचहाते फिरते थे, लेकिन जूं जूं शहर कराची कंक्रीट के जंगल में तब्दील हुआ तो ये रिवायती नस्ल के परिंदे इस शहर से रूठ गए। अब ये सुरीली आवाजें माजी का किस्सा बन चुकी हैं। शहर में जदीद तर्ज तामीर, गंदगी के ढेर और मुकामी दरख्तों की कटाई ने इन परिंदों से आशियाने छीन लिए हैं। फजाओं में कोयल, बुलबुल और तोता और मैना तो तकरीबन नापैद हो चुके हैं। दुनिया में जंगली हयात के लिए काम करने वाले तंजीम के एक नुमाइंदे मौज़म अली खान के मुताबिक शहर में रिवायती चिड़ियों के अलावा फाख्ता, हुदहुद, पिदी, अबाबील, मैना, कोयल, शकरखोरे और तोतों समेत 100 इकसाम के परिंदे मिलते थे, मगर रफ्ता रफ्ता परिंदों की कई नस्लें खत्म हो गईं। अब शहर में पाए जाने वाले परिंदे उंगलियों पर शुमार किए जा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक मुकामी दरख्त जिनमें पीपल, नीम, जामुन, बेरी और बरगद के दरख्त शामिल थे। ये दरख्त न सिर्फ इन परिंदों की खुराक का अहम जरिया थे, बल्कि इन दरख्तों पर वो घोंसले भी बनाया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दरख्त शहर से खत्म होते गए और इन रिवायती और सुरीले परिंदों की तादाद भी कम होती गई। अब शहर की फजाओं में गिद्ध, चील और कौवों की तादाद बढ़ गई है, जिसका सबब शहर में फैलने वाली गंदगी के ढेर हैं। जंगली हयात के माहिरीन के लिए ये सूरत-ए-हाल तशवीश का बाइस है। सिंध में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने सेक्रेटरी सिंध असेंबली को अपना इस्तीफा जमा करा दिया है। उनका कहना है कि उनके लिए ओहदा अहम नहीं बल्कि पार्टी अहम है। वो एक कारकुन के तौर पे अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। इस्तीफा जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सिंध असेंबली के स्पीकर पर भी तनकीद की और कहा कि सिंध असेंबली अपना तकद्दुस खो चुकी है। यहाँ अपोजिशन की आवाज को हमेशा दबाया जाता है। वजीर आला सिंध ने सिंध में जमहूरियत की आवाज को दबाया हुआ है। मौजूदा हालात में अपोजिशन लीडर का इस्तीफा बड़ा मायने खेज है। अब इसके बाद क्या होता है इसका अंदाजा भी जल्द ही हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, अब बात करते हैं स्टेट बैंक के बारे में। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि इस साल महंगाई में इजाफा 7 से 9% के दरमियान रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान भी किया है। जी तो नाज़रीन, ये था शहर कराची का हफ्ते भर का अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाजत और रुख करते हैं लाहौर का, जहां महानूर हमारी मुंतजिर हैं और हमें बताएंगी लाहौर का अहवाल। ओवर टू यू महानूर। वेलकम बैक। बात करते हैं लाहौर कॉस्मोपॉलिटन की पहली स्टोरी की। तो नाजरीन, अब शहर लाहौर की ट्रैफिक पुलिस के लिए इंतजामिया मुतारिफ करवाने जा रही है पॉइंट सिस्टम। हैरान ना हो, ये पॉइंट सिस्टम ट्रैफिक वार्डन्स को उनकी अच्छी कारकर्दगी पर मस्बत पॉइंट्स और नाकिस कारकर्दगी पर मनफी पॉइंट्स देगा। ट्रैफिक वार्डन्स को अच्छी शोहरत, फर्ज शनासी, जिम्मेदारी का मुजाहरा करने और ओवरऑल टर्नआउट पर 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि इन ट्रैफिक वार्डन्स को जो कानून शिकन अनासिर की सरकोबी करेंगे और वो वार्डन्स जो शहरियों को गुमशुदा अशिया की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाएंगे 10-10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद। सर, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त है। ये बताइएगा कि ट्रैफिक वार्डन्स को मस्बत और मनफी पॉइंट्स किन कामों पर मिलेंगे? हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो बड़ी टफ ड्यूटीज़ करते हैं, बड़े नामसाइद हालात में ड्यूटी करते हैं, सख्त सर्दी की हालत में, बारिश में, धूप के अंदर। तो यहाँ पे हमारा एक फुकदान था कि कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं थे, तो उस चीज़ को डिस्पेल करने के लिए उनका इम्प्रेशन एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए गए। उसके अंदर हमारे जितने फील्ड के अंदर लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनके अलहदा KPIs बने। उसके साथ साथ हमारे जो टिकटिंग ऑफिसर्स में बैठे हैं, जो लाइसेंसिंग सेंटर्स में हमारे काम कर रहे हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस को गेज करते हैं। तो उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं जी, एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो मुस्बत हमारे जो इंडिकेटर्स हैं और नेगेटिव इंडिकेटर्स।
تو اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے جسٹ فار ایگزامپل کہ جتنے لوگ ہمارے فیلڈ میں ہیں ان کا ٹرن آؤٹ جو پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں کہ ان کا ٹرن آؤٹ کیسا ہے, ان کا ڈسپلن کیسا ہے, ان کی پنکچویلٹی کیسی ہے, صبح وہ بریفنگ یا ڈی بریفنگ سیشنز میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, تو یہ سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. اس کے ساتھ ہم نے گڈ ورک کے اور بھی انڈیکیٹرز رکھے ہیں. فار ایگزامپل کہ کسی کی امانت گری ہوئی مل گئی, کوئی پرس ملا, کسی کا موبائل انہوں نے ریٹرن کر دیا. بہت سارے ایسے وارڈنز ہیں جو آن ڈیوٹی اسٹریٹ کرائم کو کرب کرتے ہیں, سنیچر کو پکڑ لیتے ہیں. اس کے میکسیمم پوائنٹس ہیں فار ایوری گڈ ورک, ایک 10 ان کے پوائنٹس ہیں. یہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نیگیٹو انڈیکیٹرز ہیں. نیگیٹو انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ فار ایگزامپل کہ کوئی پنکچول نہیں ہے, کوئی غیر حاضری زیادہ کرتا ہے, یا ایبسنٹ وداؤٹ لیو ہو گیا. اور اس میں بھی سب سے بڑا جو نیگیٹو انڈیکیٹر ہے وہ کرپشن ہے. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی کمپلینٹ آتی ہے اور وہ انکوائری کے بعد پروو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی دیر از زیرو ٹالرنس اور اس کو ضرور اس میں سزا دی جاتی ہے. اچھا حماد صاحب یہ بتائیے گا کہ وارڈنز کے پوائنٹس کا کتنے عرصے بعد جائزہ لیا جایا کرے گا؟ ویسے تو پرفارمنس ان کی ڈیلی گیج ہوتی ہے اور کوئی بھی ان کو سزائیں ملتی ہیں, ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوتی ہیں, تو وہ ان کے ہرمس جو ہمارا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, اس کے اندر اس کا اندراج ہوتا ہے. گڈ انٹریز کا بھی اندراج ہوتا ہے, بیڈ انٹریز کا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہم نے ایک طریقہ کار جو بنایا ہے اس میں منتھلی پرفارمنس اپریزل ہوتی ہے اور ہر مہینے کے جو بیسٹ پرفارمرز ہیں ان کو ہم انعامات اور CC3 سے ان کو دیے جاتے ہیں. جی اچھا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ شہر میں کئی مقامات پر صبح اور دوپہر کے اوقات میں ٹریفک جام دیکھنے میں آتی ہے, اس کے لیے کیا حل نکالا جا رہا ہے؟ جہاں تک بات ہے ریگولیشن کی, تو ہم لوگ جو پیک آورز میں جہاں پہ زیادہ رش ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم لوگ ڈپلائمنٹ اپنے ٹریفک وارڈنز کی زیادہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پہ روڈ جیومیٹری بہتر ہونے کی ضرورت ہے, روڈ انجینئرنگ ہونے کی ضرورت ہے, تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑے اچھے اس میں پلانز, میگا پروجیکٹس اپروو کیے ہیں اور سارے چوکنگ پوائنٹس کے اوپر کہیں پہ انڈر پاسز آئیں گے. لائک وائز ابھی لاہور برج کے اوپر, فیروز پور روڈ کے اوپر بھی وہاں پہ ایک پروجیکٹ ابھی انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد 1 موریا 2 موریا پہ پرابلم ہوتی ہے, وہاں پہ آ رہا ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں اس کے اوپر ایگزیکیوشن شروع ہوگی. یہ بتائیے گا کہ ای چالان سے ٹریفک قوانین میں عمل درآمد کروانے میں کہاں تک مدد ملی ہے؟ اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اٹ از ایکٹنگ ایز اے ویری گڈ ڈیٹرنٹ کہ لوگ ابھی محتاط ہوتے ہیں مین سگنلز پہ جا کے کہ ہم لین لائن کی وائلیشن نہ کریں, ہم لوگ زیبرا کراسنگ کو اوور رن نہ کریں, ہم لوگ سگنلز جمپ نہ کریں, ہم لوگ اوور سپیڈ نہ کریں. وہ چلانس تواتر کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں ڈیلیور ہو رہے ہیں اور اس میں ہماری سٹی ٹریفک پولیس لاہور کی 17 ٹیمیں ہیں جو کہ فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. اور جتنے ڈیفالٹرز ہیں ای چلانس کے ان کو ہم روکتے ہیں, ان کی پیمنٹس ہوتی ہیں اور اس سے ایک تو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور ہمیں ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے میں بہت آسانی ہو رہی ہے. میرا پاکستان میرا گھر, حکومت نے کیا سستے گھروں کی فائنینسنگ کا آغاز. تو جناب اب حکومت نے 50 لاکھ گھروں کے ٹارگٹ کی جانب عملی قدم کا آغاز کر دیا ہے. میرا پاکستان میرا گھر سستے گھروں کی فائنینسنگ کا پروگرام ہے جس کے لیے مارک اپ سبسڈی متعارف کرائی گئی ہے. ہر پاکستان کا ہوگا اب اپنا گھر. اس اسکیم کے تحت اب آپ اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں صرف کرائے جتنی رقم کی ادائیگی سے. اور حکومت نے سستے گھروں کی فائنینسنگ کے لیے 33 ارب روپے کی مارک اپ سبسڈی مختص کی ہے جس کے تحت سستے گھروں کی تعمیر پر 90% ٹیکس کی رعایت ہوگی. اس کے علاوہ گھروں کی تعمیر پر لگنے والی مختلف تعمیراتی مٹیریل پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ بھی ہوگی. ناظرین اس ہاؤسنگ فائنانس سبسڈی اسکیم میں دلچسپی رکھنے والے شہری اب اپنی مقامی کمرشل بینک برانچ یا HBFCL کے دفتر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور شہر کا سائبر کڈ 14 سالہ محمد عزیر اوان نے کیا کارنامہ. کرونا کے ماحول میں اپنے ہی گھر میں تیار کر لیا PIT گیزر جسے آپ اپنے اسمارٹ فون میں ڈاؤن لوڈ کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں. اس ڈیوائس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گھر کے افراد جب چاہیں پانی کے ٹیمپریچر کو ایک خاص حد تک سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پانی ابلنا بند ہو جائے گا. یہی اس ڈیوائس کا سب سے انوکھا فیچر ہے. اسی حوالے سے یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے. یونیسیف چیمپئن سائبر کڈ محمد عزیر اوان نے کووڈ-19 کے دوران اپنے گھر میں ہی ایک ایسا گیزر تیار کیا ہے جسے آپ موبائل فون میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جو پانی کا ٹمپریچر ہے ایک میکسیمم لیول پہ جا کے بند ہو جائے تو
تو یہ وہ بھی کام کر سکتا ہے. بہت اس میں فیچرز ہیں. یہ ہونہار بچہ اب تک کمپیوٹر اور انٹرنیٹ میں مہارت کے حوالے سے درجنوں ایوارڈ اور میڈل جیت چکا ہے. میرا فرسٹ پروجیکٹ تھا ڈرائیورلیس کار. سیکنڈلی تھا ہوم آٹومیشن. جیسے کہ ابھی IoT کی ضرورت، تو وہ اس وقت ہوم آٹومیشن تھا کہ آپ اپنے آفس سے بیٹھ کے گھر کی لائٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. محمد حزیر کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ان جیسے باصلاحیت بچوں کو مواقع اور وسائل مہیا کرے تو وہ IT کی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح لاہور میں بھی تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں. 18 جنوری سے تعلیمی ادارے اوپن، مڈل تک سکول 1 فروری سے کھولے جائیں گے. کرونا وبا کی دوسری لہر کی وجہ سے تعلیمی ادارے 2 ماہ سے بند تھے، جو 18 جنوری کو کھل گئے. کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیمی سلسلوں کا آغاز 18 جنوری سے ہوا. تاہم اس مرتبہ حکومت کی جانب سے کرونا SOPs پر عمل درآمد کی صورتحال کافی بہتر نظر آ رہی ہے. اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے. کورونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے 2 ماہ تک تعلیمی سرگرمیاں معطل رہنے کے بعد 9ویں سے 12ویں جماعت تک تعلیمی ادارے کھل گئے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں کھلنے والے تعلیمی اداروں میں 50% تک طلبہ آ جائے. تمام کلاسز کے باقی 50% طالب علم ہفتے کے آخری 3 دن سکول آئیں گے. تعلیمی اداروں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کیا گیا. جتنے بھی گورنمنٹ نے SOPs ہمارے لیے فالو کیے، ہم ان کو لے کے ہم چل رہے ہیں. تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہونے پر طلبہ نے خوشی کا اظہار کیا. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم واپس اسکول آئے کافی ٹائم بعد اور ہماری پڑھائی دوبارہ چالو ہوئی. بہت خوشی ہے، دوستوں سے ملنے کا موقع ملا ہے اور پڑھائی کرنے کا بھی موقع ملا. کلاس 1 سے 8ویں تک گریجویشن، ماسٹرز، MPhil اور ڈاکٹریٹ کی کلاسز کا آغاز 1 فروری سے ہوگا. جی تو ناظرین، ماہرین صحت کے مطابق کرونا کی دوسری لہر پہلی لہر سے زیادہ خطرناک ہے. اسی لیے کرونا SOPs پر عمل درآمد میں اب والدین کی ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے. اسی لیے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے وقت ماسک کا استعمال یقینی بنائیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور میں پنجاب جونیئر ٹینس چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا. چیمپئن شپ کا انعقاد باغ جناح لاہور میں ہوا. ایونٹ میں 100 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا. جونیئر ٹینس چیمپئن شپ کے آغاز سے نوجوان ٹینس پلیئرز کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا. اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے. باغ جناح لاہور میں شیڈیول پنجاب جونیئر ٹینس چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی. ایونٹ میں 100 سے زائد پلیئرز نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. انڈر 18 کا ٹائٹل فیضان فیاض نے شاہیل دراب کو زیر کر کے اپنے نام کیا. ابو بکر طلحہ نے انڈر 12، انڈر 14 اور انڈر 12 ڈبلز کے مقابلے جیت کر فتوحات کی ہیٹرک مکمل کی. گرلز مقابلوں میں ہانیہ منہاس نے آمنہ علی کو ہرا کر ٹائٹل جیت لیا. میں وارڈا کی طرف سے کھیلتا ہوں اور میں اس ٹورنامنٹ میں 3 ٹائٹلز جیتا ہوں اور میری کوشش ہے میں آنے والے ٹورنامنٹ میں بھی جیتا رہوں. بہت خوش ہوں، 2 ٹائٹل لیے ہیں، انڈر 16 ڈبل اور انڈر 18. تو بس یہ ایسے ٹورنامنٹ ہوتے رہے تو زیادہ اچھا رہے گا. مہمان خصوصی پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن کے صدر جنرل ریٹائرڈ اکرم ساہی نے انعامات کے ذریعے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی. ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر میں اسمگل شدہ پیٹرول اور ڈیزل بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. کسٹم ڈیوٹی چوری کر کے اسمگل کیا گیا پیٹرول اور ڈیزل بیچنے والوں کے خلاف کسٹم حکام کا زبردست کریک ڈاؤن. شہر لاہور سمیت پنجاب بھر میں کسٹم حکام نے غیر قانونی طور پر قائم 1100 سے زائد پیٹرول پمپس کو سیل کر دیا ہے، جبکہ عام عوام نے کسٹم حکام کے اس کریک ڈاؤن کو خوش آئند قرار دیا ہے. اسی حوالے سے رپورٹ دیکھیے. پنجاب بھر میں کسٹم ڈیوٹی چوری کر کے اسمگل کیا گیا پیٹرول اور ڈیزل بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن. کسٹم حکام نے غیر قانونی طور پر قائم 1100 سے زائد پیٹرول پمپس کو سیل کر دیا. جو ہمارے پاس اسمگل پیٹرول یا ڈیزل آتا ہے ایرانین اوریجن کا، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو کافی نقصان ہوتا ہے. اندازہ یہ ہے کہ $2 بلین کے لگ بھگ جو ہے نا اینول اس کی اسمگلنگ سے ریونیو کا لاس ہوتا ہے. کسٹم حکام نے لاہور، شیخوپورہ، اوکاڑا اور ننکانہ صاحب سمیت دوسرے شہروں میں کارروائی کی. اسمگل شدہ پیٹرول ایران سے اسمگل کر کے مختلف طریقوں سے ملک میں لایا جاتا ہے. عوام تک غیر معیاری پیٹرول نہیں پہنچنا چاہیے. پیٹرول جو پہنچے وہ صحیح پہنچے. ملک کو چاہیے کہ پیٹرول اچھا دیں اور 1 نمبر دیں. کسٹمز حکام نے کریک ڈاؤن کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور اسمگل پیٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی مزید سخت ہوگی. تو یہ تھا کاسموپولیٹن لاہور کا مکمل احوال. اب مجھے دیجیے اجازت. اسلام آباد کے احوال کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن ایک بریک کے بعد.
शुक्रिया मानूर। बढ़ते हैं पहली खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे के दौरान इलाके में 3 और 4G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 30 साल कबल पहली मरतबा वाना आया था और उसके बाद इंतखाबी मुहिम के लिए और वज़ीर-ए-आज़म बनकर यहाँ आया हूँ। ताहम मैं वज़ीरिस्तान के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत का फलसफा ये है कि पीछे रह जाने वाले लोगों और इलाकों को ऊपर लाएं। उन्होंने कहा कि मैं वोट लेने या इलेक्शन में किए जाने वाले वादे करने नहीं आया, बल्कि हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के गरीब तबके को ऊपर उठाया जाए, जहां इन्हें तालीम की फराहमी दी जाए और स्कूल, कॉलेजेस, जामियात और तकनीकी तालीमी इदारे खोले जाएं। इमरान खान ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत नौजवान हैं और अगर हम इन्हें तालीम, तकनीकी तालीम दे दें तो वो न सिर्फ अपने खानदान बल्कि मुल्क को ऊपर ले जाएगा। जबकि दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज रोजगार है। गुज़िश्ता 15 साल में सबसे ज्यादा तबाही वज़ीरिस्तान में हुई, लिहाजा यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने की बहुत जरूरत है। अपने खिताब के आखिर में उन्होंने कहा कि अब इलाके के हर खानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिससे आप किसी भी अस्पताल में 7 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। आज से आपका 3G 4G खुल जाएगा। हम यहाँ जैतून की पूरा एक इनकलाब लेके आ रहे हैं। हर खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा जनूबी वज़ीरिस्तान, बड़े ऐलानात कर दिए। इधर हमने आपके लिए स्कूल, कॉलेज और फिर जो मुश्किल है सबसे यूनिवर्सिटी बनाना, ये खोलेंगे। टेक्निकल कॉलेज खोलेंगे क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा नौजवान है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़म को दोहराया कि जो लोग और इलाके पीछे रहते हैं उनकी कोशिश है कि अब उनको तरक्की दें। मैं इसलिए गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को दोनों को आज यहाँ दावत दी कि वो यहाँ आए और आपकी सारी उन्होंने डिमांड सुनी है। बिल्कुल इनमें से ज्यादातर बहुत जायज डिमांड्स हैं। डिस्ट्रिक्ट का जो ये जो सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट का ये जो आपने मुतालबा किया, ये मैंने पहले भी महमूद खान को बताया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि आपने वोट ख्वाह किसी को भी दिया हो, हमारा काम आपके इलाके को खुशहाली की तरफ ले जाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि रमज़ानुल मुबारक में आवाम को अशियाए खोरोनोश की फराहमी कम नर्ख पर यकीनी बनाने के लिए बर वक्त इक़दामात उठाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बुनियादी अशियाए ज़रूरिया खसूसन गंदम और चीनी की दस्तियाबी और कीमतों के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इजलास में विफाकी वज़रा मखदूम खुसरो बख्तियार, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, सेनेटर शिबली फराज समेत दीगर शरीक हुए। वज़ीर खजाना ने इजलास को आगाह किया कि गुज़िश्ता 7 हफ्तों के हसास प्राइस इशारिये की रोशनी में प्याज, टमाटर और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। आइंदा कुछ हफ्तों में वेजिटेबल घी की कीमतों में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। इजलास को गंदम की रिलीज के हवाले से इक़दामात से भी आगाह किया गया। इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रमज़ानुल मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पीने की अशिया की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अशियाए ज़रूरिया और खुसूसी तौर पर गंदम और चीनी की दस्तियाबी और कीमतों के हवाले से जायजा इजलास हुआ। वज़ीर खजाना ने बताया कि प्याज, टमाटर और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। अगले कुछ हफ्तों में वेजिटेबल घी की कीमतें भी कम हो जाएंगी। इमरान खान ने कहा कि उन्हें रमज़ानुल मुबारक तक कीमतों के हवाले से आगाह रखा जाए। इजलास में अगले साल गंदम की पैदावारी लागत और दरामद की तैयारी के हवाले से बताया गया कि हुकूमत के गंदम दरामद करने के फैसले से मार्केट में इस्तेहकाम आया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान बनाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वजीर तवानाई उमर अयूब ने बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट इजाफे का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की असद उमर और मावन खसूसी ताबिश गोहर के हमरा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने बिजली की मद में लाजमी अदायगी का कर्जा हमारे लिए छोड़ा जो 227 अरब रुपए था। उमर अयूब ने बताया कि बिजली इस्तेमाल की जाए या ना की जाए, बिजली के कारखानों को 2023 तक 1455 अरब रुपए अदायगी करनी पड़ेगी।
जाएगी। ये वो बारूदी सुरंग है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून ने कस्दन बदनीयती के साथ ऐसे मुआहदे किए। इस दौरान वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की असद उमर ने वजाहत दी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो मुआहदे किए उसके नतीजे में लाजमी अदायगी की रकम को पूरा करने के लिए 9 रुपए फी यूनिट इजाफा करना था। साबका हुकूमत के इन्हीं फैसलों की वजह से गर्दिशी कर्जों में इजाफा हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि चीन ने 31 जनवरी तक कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराक फराहम करने का वादा किया है। अपने चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीनी वजीर खारजा से तवील गुफ्तगू की और पाकिस्तान की जरूरियात का जिक्र किया और कौम को खुशखबरी देना चाहता हूं कि फिल फौर 5 लाख वैक्सीन की खुराक दस्तयाब होंगी। चीनी वजीर खारजा ने कहा है कि अपना जहाज भेजे और इस दवाई को फिल फौर ले जाएं। ये एक खुश आइन खबर और खुश आइन पेशरफ्त है और इंशाअल्लाह इससे बहुत सी जानें बचाने में हमें कामयाबी होगी। इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। चीन जज्बा खैर सगाली के तहत 31 जनवरी तक पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज फराहम करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खुशखबरी सुना दी। मुस्तकबिल करीब में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 1.1 मिलियन डोजेस की है, तो उस पे भी उन्होंने बड़ी हौसला अफजा बात की और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हम फरवरी के आखिर तक आपकी इस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने का इरादा रखते हैं और ये जो मजीद आपको 1.1 मिलियन डोजेस दरकार है इंशाअल्लाह वो भी दस्तयाब हो जाएंगी। वजारत खारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान में कैन साइनो वैक्सीन के ट्रायल्स कामयाबी से जारी हैं। ये जो नए ट्रायल्स मुकम्मल होते हैं इनको सामने रखते हुए क्या पाकिस्तान में हम इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और उसकी प्रोडक्शन के लिए हम मिल के आगे बढ़ सकते हैं, तो ये भी मुझे बताते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि इस पे भी उन्होंने अपनी आमादगी का इजहार किया। वजीर खारजा ने कोरोना के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली पर वजीर आजम और NCOC की तारीफ भी की। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन की काबीना कमेटी को हिदायत की है कि मंजूर शुदा वैक्सीन के हसूल और फराहमी के इकदाम तेज किए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना वैक्सीन के हसूल के लिए कायम काबीना की कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि चंद रोज कबल 2 वैक्सीन की एमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है और मजीद वैक्सीन की मंजूरी के लिए इकदाम को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंजूर शुदा 2 वैक्सीन के हसूल के लिए इकदाम जारी हैं और रवां साल की पहली समाही में वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मंजूर शुदा वैक्सीन के हसूल और फराहमी के इकदाम तेज किए जाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान की वजारत सेहत के ज़ेली इदारे ड्रैप ने पहले मरहले के लिए चीन की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी है। चीन के नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप साइनोफार्म की तैयार करदा वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत ड्रैप रजिस्ट्रेशन बोर्ड की जानिब से दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत में कत्ल किए गए 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के लवाकिन को इंसाफ की फराहमी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत दफ्तर खारजा हर मुमकिन कोशिश करेगा। शाह महमूद कुरैशी ने भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर इस्लामाबाद में हिंदू बरादरी के एहतजाज के दौरान पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार से मुलाकात की और इस दौरान मीडिया से भी गुफ्तगू की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम आपके और इन मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। जो अमवात हुई उनका ताल्लुक हिंदू बरादरी से था और वो पाकिस्तानी थे, ताहम बदकिस्मती से हमें जो ताउन दरकार था वो भारत से नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जो मालूमात हम उनसे मांगना चाहते थे और मांगते हैं वो हमें इस तफसील से नहीं बताते, क्योंकि लगता है कि कोई राजदारी और पर्दा पोशी है और वो हकायक को सही जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि जब हकायक जाहिर होते हैं तो वो बेनकाब होते हैं। इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं की हलाकत पर हिंदू कम्युनिटी सरापा एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज में पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल के सरबराह रमेश कुमार वांकवानी ने पाकिस्तान में अकलियतों के साथ सलूक को बेहतरीन करार दिया और भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं के तहफ्फुज का मुतालबा किया। अगस्त का वाकया है, जनवरी हो गया है, 7 महीने गुजर चुके हैं, मगर अभी तक इसके हवाले से कोई भी ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी हिंदू मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए वहाँ पहुँचे और बताया कि भारत ने पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर कोई ताउन नहीं किया। जुल्म हुआ है और हम उस जुल्म का हिसाब चाहते हैं। हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, दफ्तर खारजा हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपको इंसाफ मिले। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह उमेश कुमार वाकवानी ने भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल की तहकीकात के मुतालबे से मुताल्लिक दरखास्त भी बाज़ाब्ता तौर पर वजीर खारजा के सपुर्द की। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने खवातीन के जायदाद के हकूक से मुतल्लिक इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स तरमीमी बिल 2020 को कसरत राय से मंजूर कर लिया। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जावेद अब्बासी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुआ, जहां वजारत कानून और इंसाफ और वजारत मजहबी अमूर के हुक्काम ने शिरकत की। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में बच्चों की हवालगी पर वजारत मजहबी अमूर के हुक्काम ने एतराज किया, जबकि हुकूमत मुखालिफ तकारीर और मुशीरों की काबीना इजलासों में शिरकत से मुतल्लिक बिलों की वजारत कानून और इंसाफ के हुक्काम ने मुखालफत की। चेयरमैन कमेटी मोहम्मद जावेद अब्बासी ने कहा कि सीनियर वकील सेनेटर फारूक एच नाइट का बिल बच्चों की वेलफेयर और हवालगी से मुताल्लिक है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। विफाकी वजीर तालीम और काबीना की इदारा जाती इस्लाहात कमेटी के सरबराह शफकत महमूद ने तर्ज हुक्मरानी को बेहतर बनाने और अवाम की आसानी के लिए सिविल सर्विस इस्लाहात का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि काबीना ने इदारा जाती रिफॉर्म्स की कमेटी मेरी सरबराही में कायम की। इदारा जाती रिफॉर्म्स की कमेटी में सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के 6 हिस्सों पर फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सरकारी मुलाजमिन की तरक्की, रिटायर्ड करने के इख्तियारात के बारे में फैसला किया गया, डिसिप्लिनरी रूल्स में तरमीम की गई, MP स्केल के बारे में वजाहत की गई है और सरकारी अफसरान की रोटेशन पॉलिसी पर भी तफसीली फैसला किया गया। इनका कहना था कि इदारा जाती इस्लाहात में पहली बार तकरीरी के मजाज अथॉरिटी का तयन किया गया है। तो ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। इजाजत लेंगे इस दुआ के साथ कि आप सब महफूज रहें। मुझे रजिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।